संघर्ष के साथ साथ सफलता भी हासिल कर रहे हैं। मेरी बाईं ओर मनीष कुंजाम जी हैं। बस्तर अंचल में जनचेतना की आवाज है। अपनी सोच, अपनी दृष्टि के साथ वो निरंतर संघर्षरत है। वो भी हमसे पूछ रहे थे कि कितना लंबा चलाएंगे। हम भी उनसे यही पूछना चाहते थे कितना लंबा चलाएंगे। तो जब मनीष कुंजाम जी अभी तक थके नहीं, तो हम भी अपने कार्यक्रम में थक क्यों जाए। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां एक बार मनीष कुंजाम जी के लिए और उनके संघर्ष के लिए। मेरी दाईं ओर महेश कश्यप जी हैं। इस अंचल की, देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा में आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपके सांसद हैं। अपनी आक्रामकता के लिए, अपनी स्पष्टवादिता के लिए, अपनी विचारधारा के लिए उनकी प्रतिबद्धता काबिले तारीफ रहती है। हम लगातार उनको देखते हुए आ रहे हैं। अपनी सरलता और अपनी सजगता दोनों को उन्होंने सांसद बनने के बाद भी कायम रखा है। महेश कश्यप जी हमारे बीच है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां महेश कश्यप जी के सम्मान के। और चर्चा की शुरुआत मनीष कुंजाम जी से करते हैं और मनीष जी से ही समझते हैं ये बदलाव कितना भारा है, कितना आनंद आ रहा है। आज इस संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राज्य के मंत्री, इस जिले के प्रभारी मंत्री केदार जी, हमारे सांसद महेश जी, जिला पंचायत अध्यक्ष मंगामा जी और बहुत सारे हमारे अलग अलग दोनों पार्टियों के, हमारे तो नहीं है जी, दोनों पार्टियों के प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। और इस जिले के कलेक्टर साहब और कलेक्टर जी, कुछ अधिकारी उपस्थित थे, शायद चले गए हैं जी। और यहाँ जितने लोग आए हैं उन सबको मेरा जोहार, नमस्कार। और सबसे लास्ट में मैं आपको याद कर रहा हूँ क्योंकि आप एंकर हैं, तो आपको पहले ऐसा लगता है कि आप ही को पहले याद कर लिया जाना चाहिए, पर मुझे लगता है कि आप याद रखेंगे पहले या बाद चलेगा। हाँ, तो आपके साथ दरअसल हम केवल आपके चैनल पर ही चर्चा करते रहे जी, पर उभू कभी मुलाकात इस तरीके से नहीं हुई। चलिए, इस जिले में आप चूंकि ये कार्यक्रम करने आए हैं, इसलिए मेरा भी जिम्मेदारी बनता है कि अब मैं अपने तरफ से, जिले की तरफ से तो स्वागत हो चुका है, पर अपने तरफ से मैं आपका स्वागत करूं। धन्यवाद। आप जी। पर आपने मेरा सवाल गायब कर दिया। इतने लोग नहीं, आप करते सवाल इतना जटिल तो नहीं था मनीष जी के लिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं सबकी बातें सुन रहा था जी, और बदलाव की बात जब होती है ना, तो एक ही मुद्दा आता है, वो है नक्सलवाद जी। और बाकी कोई बदला नहीं है, ऐसा ही है, बहुत कुछ नहीं, आपने पार्टी बदल ली। अच्छा, वो ठीक है, वो तो पहले बदला हुआ है। मैं सुन रहा था कि यहाँ सब लोग अपना अपना श्रेय ले रहे हैं, तो चलिए, लेना चाहिए, राजनीति में है तो सबको लेना चाहिए। मैं तो फिलहाल ऐसा कोई राजनीति में नहीं हूँ जी। हमारा संगठन जो है बस्तरिया राज मोर्चा, हमने बस्तर के जल जंगल जमीन या हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए ये बनाया है। कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, तो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और ये ठीक बात है कि नक्सलवाद सचमुच समाप्त दिखता है जी अपने आंखों से, और जो लोग श्रेय लेना चाहें ले ले। अब 2-4 मुख्यमंत्री आ रहे हैं देश के गृह मंत्री के साथ, तो श्रेय लेने वाला सबसे बड़ा मुद्दा है, और क्या है, ले ही रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम भी हो रहा है, तो काफी हद तक हमारे सत्ता दल के जो लोग हैं उनको श्रेय दिलाने वाला भी कार्यक्रम लगता है। हिमांशु भैया, मैं थोड़ा आप पर आरोप ही लगा रहा हूँ। जी, ठीक है जी। नहीं, आपको श्रेय दिलाने वाला कार्यक्रम लगता है, लेकिन आप उसके साथ में जोड़िए तो सही ना, कैसे कैसे दिखता है। नहीं, चूंकि ऐसा बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं टीवी चैनलों में, कुछ और मैं एक आध कार्यक्रम और
अटेंड किया था। तो आप मुझे अपना लग रहा है रिवीजन कि दीजिए ना। नहीं, मैं आप थोड़ा अपना सा रिवीजन दीजिए मैं आपकी बात काट के नहीं, मैं जी। ये कह रहा हूं कि देखिए वो ठीक है, ये बड़ी समस्या थी। जो भी राजनीतिक दल सत्ता में है उनको श्रेय लेने का हक है, ले ले, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे इस तरीके के कार्यक्रम तटस्थ होने चाहिए, पर ये भी कहीं श्रेय लेने वाला कार्यक्रम तो नहीं है। ये मेरा जरा अपनी बात रखिए ना। आरोप वाले सवाल है, आप ही से कर रहा हूं मैं। हाँ, तो मेरा ये सवाल है जी, कि आपने कहा कि ये श्रेय लेने की कोशिश है। पहले तो आपने ये माना कि नक्सल खत्म हुआ, कैसे हुआ? अब सबने देखा जैसे खत्म हुआ। एक तो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी बात है इसमें कि जगह जगह कैंप खुले, थोड़े रोड भी साथ साथ बनने लगे, और नक्सलवाद के खिलाफ लोगों का एक तरह से असंतोष था, उनके खिलाफ माहौल था। और इसी माहौल के भीतर जब गांव-गांव में हर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे जब कैंपिंग खुलने लगे, उसके साथ साथ जब सड़कें बनने लगी, तो उनके लिए मुश्किल हो गया इस इलाके में ठहरना। इसलिए मनीष कुंजाम इसका श्रेय किसको देते हैं? नहीं, मैं नाम लेकर नहीं कहना चाहता हूं, जिसको लेना है ले लेना भाई, और उसमें क्या बात है। नहीं, क्यों ले रहे हैं, मेरे कहने जिसका है उसको मिलना चाहिए, और किसी का नहीं है तो नहीं मिलना। नहीं, मनीष कुंजाम जैसा संघर्षशील व्यक्ति मंच पर है, और मनीष कुंजाम सहजता से कह रहे हैं कि लोग श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, ले लें। नहीं, अब तो सब वो तो नाम लेने का कोई मतलब नहीं है, सब ले ही रहे हैं उसमें। मैंने तो कहा है कि देश के गृह मंत्री के साथ 4 मुख्यमंत्री आ रहे हैं जी, श्रेय लेने के लिए तो आ रहे हैं, और क्या गलत ले रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि उनका हक है। तो फिर परेशानी क्या है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर मैंने कहा परेशानी। तो बदलाव के साथ क्या महसूस कर रहे हैं? परेशानी महसूस कर रहे हैं? नहीं, हाँ, एक परेशानी अवश्य है जी, कि हर जो तटस्थ लोग हैं जी इस बस्तर के, उनके अंदर एक मन में एक शंका है कि नक्सलवाद तो खत्म हो गया, इसके बाद बस्तर का क्या जी। तो अब हो क्या रहा है, यहाँ का सबसे बड़ा सवाल है यहाँ का जल जंगल जमीन जी। क्या यहाँ का जितना माइंस है, जो जंगल है, वो बचेगा या नहीं जी। अब अभी देखिए, अभी हम लोग ने संघर्ष किया, वो सब आप लोगों ने बहुत अच्छा छापा भी, और सोशल मीडिया ने तो काफी दिखाया भी। वो एक मुद्दा है, आपने पूछा नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। लेकिन देखिए, इसी बीच में आप रेलवे लाइन की बात करोगे, उधर बोधघाट की बात हो रही है, आप समझ रहे हैं ना, बोधघाट की बात हो रही है। और बैलडला पहाड़ पर केवल पहाड़ नहीं है हिमांशु भैया जी, वो हमारे आस्था के भी वो जगह, मुख्य जगह है जी। हमारे आनाल पैन, हमारे देवी दामा वहीं बसते हैं जी। अगर ये सब खुद जाएगा तो वो सब समाप्त हो जाएगा जी। और ये केवल आलनार पहाड़ का सवाल नहीं है, 13 नंबर का मसला है, जहां नंदराज की बात आप जानते हैं जी। नंदराज पहाड़ बगल में है, हमारे लोगों के अंदर ये जनश्रुतियों में है कि वो जो बगल में जो पिटोड़ मेटा है 13 नंबर जी, वो उसकी रानी माना जाता है, उसकी पत्नी उसको मानते हैं लोग जी। और वही 13 नंबर है, वो खतरे में है। 4 नंबर में जो कुछ हो रहा है वो देखिए, इधर के पंचायत के लोगों से भी कोई गांव से कोई सहमति नहीं लिया हुआ है, और बीजापुर साइड से जो बिरसापाल वगैरह जो पंचायतें हैं उन लोग तो बिल्कुल उनको इंसान ही नहीं मान रहे हैं सरकार को, ये स्थिति है। और बाकी तो इधर रूंगटा उंगटा सब ले चुके हैं, और ये सब अगर चालू हो जाएगा तो बैलेटला पहाड़ तो खत्म हो जाएगा जी। और जहां तक आप ये जो पेड़ काटने नहीं काटने ये सब सवाल जब भी कर रहे थे, अब 4 नंबर बैलेटला पहाड़ पर सबसे सघन जंगल है जी, और 4 नंबर चालू हुआ तो लाखों पेड़ कट जाएंगे, खत्म हो जाएगा जी, खत्म हो जाएंगे। तो अब महेश जी, मनीष कुंजाम जी बहुत चिंतित है, बस्तर के जल जंगल जमीन का क्या होगा, नक्सल तो खत्म हो गया, अब बस्तर के संसद में प्रतिनिधि तो आप हैं, थोड़ा मनीष कुंजाम जी की जिज्ञासा का समाधान कीजिए, क्या होगा। INH हरिभूमि के इस संवाद कार्यक्रम में सबसे पहले हमारे द्विवेदी साहब आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लगातार आप बस्तर के हर जिले में यह कार्यक्रम करके यहाँ की जनमानस की अपेक्षा के अनुसार यहाँ के लोगों को
जो हमारी सरकार की बात को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ लोगों का अपेक्षा को उजागर करने का आप काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मंत्री जी केदार कश्यप जी और समाज जनप्रतिनिधि और सुकमा जिले के वासी। एक चीज मुझे समझ में नहीं आता है, कुछ लोगों को बड़ा तकलीफ हो रहा है नक्सलवाद खात्मे से। कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से उनका समर्थन रहा है, कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से उनका संरक्षण रहा है। मैं आपको बता दूं, जल जंगल जमीन के लड़ाई के लिए हमारी पूर्वजों ने 1825 में शहीद गैंद सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा था। 1910 में बीर गुंडादुर भूमकाल आंदोलन किया था। 1876 में मुरिया विद्रोह हुआ था। 1933 में उसी बैलाडीला का लोहा को बचाने के लिए जब अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम को बेचा गया था, हमारे तत्कालीन महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी के नेतृत्व में बस्तर के माड़िया, मुरिया, दुर्वा, भतरा सभी जनजातियों ने बड़ा लड़ाई करके बचाया। और जल जंगल की जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों और मुगलों से हमारे पूर्वजों ने लोहा लिया और आखिरकार 1947 में देश आजाद हुआ। आजाद होने का लोकतांत्रिक प्रणाली लागू हुआ और कांग्रेस को 60 साल शासन करने का मौका भी दिया। 1966 में बहला जिला का एमओयू होता है और उसके लिए 450 किलोमीटर रेल लाइन बिछाया जाता है। कितने लोगों को, बस्तर के लोगों को नौकरी मिला? बैलाडीला किरंदुल माइंस में बस्तर के लोगों कितने को लोगों को मिला? इसी को आड़ बना करके नक्सलियों ने जल जंगल जमीन का नारा देके हमारे लोगों को बंदूक पकड़ाया। बंदूक लेके गोली चलाने वाला भी हमारा भाई, गोली खाने वाला भी हमारा भाई, पुलिस के केस में जाने वाला भी हमारा भाई। जैसे पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार 2100 निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं, 1400 से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं और ये लोग हमको बता रहे हैं जल जंगल जमीन की रक्षा करने के आ रहे हैं। भाई हमारे पास संविधान नहीं था, कानून नहीं था, सुरक्षा पुलिस नहीं थी, सरकार नहीं, तब हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा। हमारे पास हमारी सरकार है, हमारे संविधान है, हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली में हमारे जनप्रतिनिधि है। अब किसका डर है? ऐसा नहीं है कि नक्सलवाद आएगा तो जल जंगल जमीन बचाएगा। देश में और भी क्षेत्र में जल जंगल जमीन है, जहां नक्सलवाद नहीं वहां भी जल जंगल जमीन है। दुनिया में भी जल जंगल जमीन नक्सलवाद के कारण नहीं बचा। ये लोगों का गोरख धंधा कहीं ना कहीं इसी के आड़ में चलता रहा और आज खत्मे की ओर है। मैं बड़ा दुख के साथ कहना चाह रहा हूं, जब कोई भी माइंस, कोई भी रोड या कोई भी विकास का कार्य होता है, कुछ लोग धमकी देते हैं मेरे शरीर के ऊपर से बुलडोजर चलेगा तब भी मैं ये काम करने नहीं दूंगा, और हमारे जनता को भीड़ बना के आंदोलन करते हैं। उसके बाद धीरे से समझौता होता है, अंदर से गुफ्तगू होता है और जनता का आवाज के आड़ में उनका रोटी सेका जाता है। ये नहीं चलेगा। और आज नक्सलवाद जैसे कलंक के कारण, जो नक्सलवाद के कारण 4 दशक से हमारे बस्तर को कलंकित किया गया, जो बस्तर जल जंगल जमीन खनिज संपदाओं से भरा पूरा बस्तर, एक समय हमारा बस्तर चारामा दमते से लेकर कोंटा बीजापुर तक, महाराष्ट्र गढ़चिल उड़ीसा प्रदेश तक, केरल राज्य से बड़ा क्षेत्रफल हुआ करता था। लेकिन आप बस्तर का एक क्षेत्रफल में आप एक एनालिसिस करिए, मुगलों का कोई प्रभाव नहीं दिखेगा, अंग्रेजों का कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। दुर्भाग्य से आजाद भारत में एक सारी समस्या का सब गढ़ बना हुआ है। लेकिन हमारी सरकार जब पिछले कांग्रेस के गवर्नमेंट में हमारा बस्तर को, जब मध्य प्रदेश राज्य हुआ करता था, भोपाल हमारे राजधानी हुआ करता था, अधिकारी कर्मचारी को बस्तर के विकास के लिए भेजा जाता था। अधिकारी कर्मचारी बोलते थे बस्तर नहीं जाना है, काला पानी की सजा की तरह है। ये अधिकारी बोलते थे, हमारा भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है। और ये बात सच्चाई भी था। मैं 27 साल से सामाजिक जीवन में बस्तर के हर कोने में मोटरसाइकिल में घूमा हूं। हाईवे नेशनल रोड को छोड़ के एक भी डामर सड़क मैंने मेरा जीवन में नहीं देखा है। मेरा गांव जगदलपुर से 10 किलोमीटर दूर है, 12 किलोमीटर दूर। मेरे गांव में एंडपंप मैंने नहीं देखा। मेरा बाल्यकाल में 8 से 10 वर्ष कांवड़ में पानी लाया हूं। यह स्थिति किसने बनाया? कांग्रेस के लोगों ने। शुक्र है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को 1 नवंबर 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया, राजनीति से ऊपर उठकर। उनको मालूम था हमारी सरकार नहीं बनेगी छत्तीसगढ़ में, लेकिन छत्तीसगढ़ बना के दिया। और अजीत जोगी 3 साल यहां का मुख्यमंत्री रहा। जब 2003 का चुनाव में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना, और ये 15 वर्ष में आज जो बस्तर का जो तस्वीर दिख रहा है, आज सुकमा जिला देख रहे हैं 2015 में बना, ये डॉक्टर रमन सिंह का देन है। और वो बस्तर दाने दाने के लिए तरसता था, कनकी चावल नहीं मिलता था, गरीबी ऐसा था, चलने के लिए रोड नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था।
आज ये बदलाव आया है तो आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में आया है। आज बस्तर जो दिख रहा है ये नदी नाले पुल पुलिये, मैं सुन रहा था हमारे हरीश भाई बोल रहे थे, ठीक है हमारे माननीय विधायक यहाँ 5 बार 6 बार के विधायक है, भाई यहाँ के विधायक है और 5 बार यहाँ चुनाव जीते और उनका नेतृत्व में इस जिला चला। जब हमारी सरकार थी और हमारे सरकार में सबको ठीक है विधायक के कारण उनको श्रेय मिलता होगा, मिल रहा है, वो लेने का कोशिश कर रहे हैं कि हमने कराया, लेकिन हमारी सरकार के कारण हुआ, हमारे सरकार के नेतृत्व में हुआ। हमारा सरकार कौन कांग्रेस का विधायक है, कौन बीजेपी का विधायक है, वहां काम नहीं करेंगे। हम क्यों छत्तीसगढ़ हमारी महातारी हम बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास का बात करते हैं, भारत मां को भारत मां का रूप में देखते हैं। जब जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 से जैसा कानून लगा के रखा गया था कांग्रेस के द्वारा, मोदी जी ने उसको खत्म करके भारत मां का माथे से कलंक हटाया। वो नहीं सोचा कि मेरा सरकार नहीं है, वहां आतंकवाद चलता था, आतंकवाद को खत्म इसलिए किया कि हमारा सरकार नहीं है, मेरे भारत मां के माथे में कलंक नहीं होना चाहिए। पूर्वोत्तर में अलगाववाद चलता था, मोदी जी ने उसको भी किया, खत्म किया। और बस्तर जैसा क्षेत्र में जो नक्सलवाद का गंदा खेल चलता था, 31 मार्च 2026 को हम डेडलाइन दिया और डेडलाइन के साथ हमने पूरा भी किया। और हमारे जो 2100 लोग जो निर्दोष लोग का बलिदान हुआ है, 1400 से अधिक सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं, उनका श्रद्धांजलि हमने दिया है। और हमारा रोड मैप भी तैयार है, उसको आगे मैं बताऊंगा। लेकिन दबे जुबान में आज कुछ लोग आज बड़ा तकलीफ हो रहा है। वो आज कहीं ना कहीं एक समय ऐसा भी सुनने को मिलता था, जब भी हमारे बहादुर जवान एनकाउंटर करते थे, मुठभेड़ होता था, पजवी मुठभेड़, निर्दोष लोगों को हमला, यही लोग बात करते थे। लेकिन आज को मुंह में ताला लग चुका है और आज उनको तकलीफ भी हो रहा है। और आज वहां के लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से वंचित हैं, तो इसका जिम्मेदार भी वही लोग हैं। और एक चीज बता दूं, कुछ लोग जल जंगल जमीन का बड़ा अपील करते हैं। मैं मानता हूं जल जंगल जमीन हमारा अधिकार है, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा। लेकिन आज भी हमारे अबूझमाड़ के क्षेत्र में, जगरगुंडा के क्षेत्र में, कई क्षेत्र के लोग झरने को पानी पीने को मजबूर है, कुपोषित होके मरने को मजबूर है, समय पर इलाज नहीं करा पा रहे हैं। वो जल जंगल जमीन किसके लिए काम आएगा भाई? वो अगर बीमार से मर जाएंगे, कुपोषित होकर मर जाएंगे, खराब पानी पी के मर जाएंगे, तो जल जंगल किसके लिए काम आएगा? अच्छा महेश जी, क्या उसके लिए रोड नहीं बनाना चाहिए, उसके लिए सड़क नहीं बनाना चाहिए, उसके लिए स्कूल नहीं बनाना चाहिए? तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के कारण बस्तर पूरे देश में बदनाम था और आज उन लोगों को तकलीफ भी हो रहा है। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं। एक बात बताओ महेश जी, देश में तो आपकी सरकार है ना, देश में आपकी सरकार है ना? हमारी सरकार। अरे सवाल तो पूरा, देश में आपकी सरकार है ना? है ना? और छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, फिर आप इतने डरे हुए क्यों हो? देखिए, नहीं, मेरा सवाल इसलिए है कि नक्सली भी चले गए आपके अनुसार, राज्य में भी सरकार आपकी, देश में भी सरकार आपकी, फिर भी आप बार बार बोल रहे हो कुछ लोग ऐसे हैं। नाम लेने में डर क्यों रहे महेश कश्यप? देखिए, हमारी सरकार ना नक्सलवाद से डरा, आतंकवाद से डरा, अलगाववाद से डरा, 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी से भी नहीं डरा। मुकाबला करते हुए आज पूरे देश में हमारी सरकार आई है। लेकिन ऐसे लोगों के कारण, कैसे लोग, कौन लोग? जो लोग आज भी नक्सलवाद को अर्बन विचारधारा के रूप में समर्थन करने वाले लोगों के कारण आज भी लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कौन है वो लोग? मैं आपको सीधा सीधा एक बता दूं जी, जो हमारे गुंडादुर, डेवरीदुर, शहीद गेंद सिंह, जाड़ा सिरा, जकरन बत्रा, अंग्रेज को लड़ाई लड़ा, वो हमारे आदर्श, वो हमारे हीरो है। जो इड़मा जैसा व्यक्ति, जिनको जिन लोगों के कारण 3100 लोग मारे गए, 2100 लोग मारे गए, उन लोगों की गतिविधि के कारण 1400 सुरक्षाकर्मी मारे गए। जीरम कांड होता है, महेंद्र कर्मा सहित हमारे 29 बड़े नेता मारे जाते हैं और उसका मास्टरमाइंड इड़मा को बताया जाता है। तारमेटला का कांड का मास्टरमाइंड बताते हैं, उसको हीरो बनाने की बात करते हैं। कौन लोग हैं? वही लोग हैं आज भी। अच्छा एक बार बताओ महेश जी, तो इस प्रकार नहीं वो तो ठीक है, हमारी सरकार डरने वाली सरकार नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, ताकत को कुचलने वाली सरकार है। अच्छा ये बताओ, और कुचल के रहेंगे। मनीष कुंजाम कैसे लोगों में? देखिए, हम व्यक्तिगत किसी को टिप्पणी नहीं करेंगे, व्यक्तिगत जीवन में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी ऐसी गतिविधि में रहेगा वो जनता देख रही है, समाज जानती है। और उसको उसके अनुसार उसको सजा भी देती है। अच्छा, बस्तर, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में अभी आप तो अपने आप के बड़े बड़े अपने आप को वो बताते थे, जनता उनको भी जवाब दे चुके, उनको भी सजा दे चुके। सजा देने के लिए जनता, लोकतंत्र में उनके पास अधिकार है। अरे वो तो ठीक है,
चलो मनीष कुंजाम पे ना बोलो, ये बस्तर राज मोर्चा जो बना है इसके विषय में क्या कहना है? देखिए माने मनीष कुंजाम जी, अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है, कभी भारत आदिवासी पार्टी क्या नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अलग अलग पार्टी संगठन बनाते हैं, और मनीष कुंजाम जी जब आंदोलन करते थे, हम लोग छोटे समय देखते थे, मैं पढ़ाई करता था, यहां से लकड़ी चावल वो लेके 20-20 हजार लोग के साथ जाते थे, लेकिन फिर भी मनीष कुंजाम हार जाते थे और कवासी लखमा जीत जाते थे। तो सही में मनीष कुंजाम जी के साथ वो लोग आंदोलन करते हैं कि समझ में नहीं आता है। अभी भी आंदोलन हुआ, वहां भी वो लोग भी आंदोलन में तो आ गए मनीष कुंजाम जी के साथ, लेकिन सही में उनको समर्थन कर रहे हैं कि क्या है, हमको समझ में नहीं आता। तो मनीष कुंजाम जी से मेरा निवेदन है, हम जल जंगल जमीन के रखवाले, जल जंगल जमीन के हम भी हितैषी हैं, लेकिन मैं एक चीज और पूछता हूं, जल जंगल जमीन को किसके कारण नुकसान हो रहा है भाई? सरकार ने तो काट के नहीं ले गया, पानी जल को तो खत्म नहीं कर दिया, जमीन को तो नहीं बेच रही है। हाँ, सरकार हमारे आज सुकमा जिला बना तो यहाँ एजुकेशन अब बनाना है तो सरकार जमीन चाहिए, कलेक्टर ऑफिस बनाना है तो इसको चाहिए, कहीं आप अपना एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाना है तो हमको जमीन चाहिए, हमको रोड बनाना है तो जमीन चाहिए, रेलवे लाइन बनाना है तो जमीन तो चाहिए। एक तरफ हम सुविधा भी ढूंढेंगे, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, तो जगह तो देना पड़ेगा। पर इन्होंने अस्पताल के लिए, कलेक्ट्रेट के लिए जमीन के खिलाफ थोड़ी ही है, इन्होंने तो कहा कि खदान चलनी चाहिए, उसके संदर्भ में उनकी चिंताएं हैं। वही मैं बोला, जैसे अभी बैलाडीला, और एक चीज बता दूं, चलो बैलाडीला का लो माइंस जापान को बेचा, रेल लाइन में नौकरी नहीं दिया, ना बचेली किरंदुल में हमको नौकरी नहीं मिला, लेकिन कोई भी इंडस्ट्रीज उद्योग लगता है अपने लाभांश का अंश वहां के क्षेत्रीय विकास के लिए देता है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, 60 साल तक हमारा माइंस का खनन हुआ, मुझे तो पता नहीं क्या हुआ, कहां गया वो पैसा। मैं अभी जब डीएमएफ आप जो सीएसआर की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, डीएमएफ अभी चालू है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, 2014 में प्रधानमंत्री बने और 2015 में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड डीएमएफ फंड बनाया। और आपको यह भी बता दूं, 2016 में बनाया डीएमएफ फंड और अभी 2026, लेकिन 2016-17 3 साल हमारी सरकार रही, फिर कांग्रेस की सरकार आ गई राज्य में। डीएमएफ का फंड का आप 5 साल कैसा दुरुपयोग हुआ आपको बता दूं, मैं दंतेवाड़ा का आवरा भाटा के पास आप जाइए कभी, अरे एक बार बताओ, उदाहरण दे रहा हूं, नहीं लागू होता है इसलिए उदाहरण दे रहा हूं। और वहां देखा 96 लाख रुपए का गेट बना है। मैं पूछा कलेक्टर साहब को, सर ये 96 लाख का गेट है? जी सर 96 लाख का गेट है। तो वैल्यूएशन कितना है? 8 लाख। इसी प्रकार सुकमा जिला को भी डीएमएफ का राशि मिलता है। मैं उस दिन अभी 2 दिन पहले डीएमएफ का बैठक किया, लगभग 5000 कार्य डीएमएफ से स्वीकृत हुआ है। 60 साल तक अगर इसी रेशेव से होता तो बस्तर स्वर्ग बना होता, लेकिन सबको बंदर बांट करके बर्बाद किया। और ये विकास की बात करते हैं, हमारी सरकार डीएमएफ का ही नहीं, अभी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ग्राम उत्कर्ष अभियान में 25 योजना, 63,000 गांव के लिए 79,000 करोड़ का बजट है, और मेरे लोकसभा क्षेत्र में 1337 गांव हैं। लेकिन हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन ये लोगों को, क्योंकि इनको ऐसा कार्य चाहिए, क्योंकि वो काम भी करेंगे और उसके आड़ में भ्रष्टाचार करेंगे, उसको ये लोग विकास मानते हैं। नहीं, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि मनीष कुंजाम जी ने विषय उठाया बस्तर के भविष्य का, और महेश कश्यप जी ने इतनी देर से हमें भाषण दिया अतीत का। भविष्य को लेकर बताने के लिए महेश जी के पास कुछ था नहीं क्या? देखिए, भविष्य के लिए हमारी सरकार जल जंगल जमीन के संरक्षण के साथ हम विकास चाहते हैं, इसलिए एक पेड़ मां का नाम भी लगा रहे हैं। और आपको बता दूं, अभी जितने भी भूमि अधिग्रहण अधिनियम में आपने पढ़ा है, आपको बताने की क्या आवश्यकता, जितना हम जब पेड़ काटते हैं उतना एवज में पैसा मिलता है, उसका भरपाई होता है। तो कुल मिला के बस्तर का भविष्य क्या, कि भैया हमारे लोगों को शिक्षा नहीं देंगे, स्वास्थ्य नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, पीने का पानी नहीं देंगे, किस भविष्य की बात करते हैं? किस भविष्य की बात करते हैं? बीमार होकर मर जाए, ऐसा भविष्य तो की बात करते हैं। मनीष जी, आपके पास वापस लौटता हूं। ऐतराज तो आप हर जगह हर मंच से व्यक्त करते हो, पर वैकल्पिक मॉडल नहीं बताते। बस्तर में होना क्या चाहिए ये तो बताओ। आप मेरी आवाज मत छीनो। नहीं, मैं पहले तो कुछ चीजें साफ कर दूं। कईयों को लगता था पहले भी कि हम नक्सलवाद के समर्थक हैं जी, और ये बात सबको जान लेना चाहिए। और मैं पहले भी कई चैनलों की चर्चा में ये बात कहा कि मेरे खुद के
भाई, मेरे स्वयं के भाई, मेरे चाचा, मेरे ससुर की हत्या नक्सलियों ने की। और जो बातें करने वाले लोग कितना खोए हैं मुझे नहीं मालूम, ये मैं खुद अपनी निजी जीवन की बात कर रहा हूं। तो नक्सलवाद का कोई समर्थन नहीं कर सकता। और दूसरा ये है कि ये जो नक्सलवाद पनपा कब, आप मान रहे हैं ना जी, जब इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, नोटिस करने वाली चीज ये है कि सलवा जुर्म इसी जिले में चालू हुआ, मतलब यही बस्तर में चालू हुआ, और उस समय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी जी। और सलवा जुर्म के कारण से नक्सलवाद सबसे तेजी से फैला। ये सबकी जानकारी में है, सबको मालूम है जी। सलवा जुर्म जब चालू हुआ उसके बाद नक्सलवाद उसके पहले दुर्नापाल के उसी पार था जी। और जैसे सलवा जुर्म चालू हुआ नक्सलवाद सुकमा तक पहुंच गया, जगदलपुर तक पहुंच गया, पूरे लगभग 7 जिलों में पहुंचा। उससे पहले इतना नहीं था, 3 जिलों में सीमित था मात्र। तो आज इसका जिम्मेदार कौन है जी? इसका जिम्मेदार कौन है कि उनके समय में इतने सारे नक्सलवाद क्यों पनपा जी। एक, और उसी काल में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई जी। हम कह रहे हैं, फक्र के साथ कहना चाहते हैं कि उस सलवा जुलूम और जो जिस तरीके का चलाया जा रहा था उसका हमने विरोध किया जी। और विरोध ही नहीं किया, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए और वहां से इसको बंद करवाने का वो सुप्रीम कोर्ट आदेश मिला जी। ये सच्चाई है सबके सामने जी। तो प्रश्न ये है कि आज नक्सलवाद का समर्थन या पक्ष का सवाल नहीं है। नक्सलवाद नासूर था, वो खत्म होना था और ऐसे भी खत्म होना था, वो हुआ जी। और सच ही उसके बाद आप बताओगे कि जल जंगल जमीन, मैंने कहा कि जल जंगल जमीन के लिए हम लोग लड़ते रहे जी। और उसको लेकर के अब ये बात बोलोगे कि नहीं आप कंपनियों के खिलाफ लड़ोगे और बाद में आप समझौता कर लोगे। यह मंत्री जी हैं, बहुत लंबे समय से पॉलिटिक्स में हैं और इस जिले का और पूरे बस्तर का नेतृत्व भी करते रहे। और उन्हीं से पूछ लीजिए हमारा लाइफ क्या है, हमने किन कंपनियों से समझौता किया, बताइए। कौन कह सकता है? कोई कह सकता है? कोई माइकलाल बोल दे कि हमने किसी कंपनी के पक्ष में खड़े थे जी और कंपनी से पैसा लेकर के हमने कोई मूवमेंट खत्म कर दिया हो, एक बता दे। तीसरे, इस तरीके के बातों का कोई अर्थ नहीं। जहां तक सवाल है विकास का जी, आप बताइए, अभी भी आप एक बात बताइए कि बोधघाट बनेगा, अब मंत्री जी को हमारे सांसद जी को पता नहीं उससे कितने गांव डूब जाएंगे, उसका अंदाजा है जी। और बैलेट लॉ ऑलरेडी एनएमडीसी पहले से लोएस्ट लेके जा रही है, 4 खदानें उनके पास है और आज की तारीख में 32,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है प्रतिवर्ष जी। और ये कोई मामूली रकम है जी। और ये सब कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार को जा रहा है और कुछ एनएमडीसी को जा रहा है, आके वो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। तो इसका फायदा कितना मिल रहा है बस्तर को, इसका तो हिसाब दे दे ना जी। अब नए माइंस खोलोगे, नई चीजें करोगे, इसकी क्या जरूरत है? जी। पहले एनएमडीसी से जो फायदा हो रहा है, अब आप ही बताएं 32,000 करोड़ के उस मुनाफे में बस्तर को कितना मिल रहा है? जी। ये सवाल तो अब इन्हीं की सरकार है, हम इन्हीं से तो करेंगे ना, जी। ऊपर भी नीचे भी। जी। उसका जवाब दे दे जी। कितना % खर्च कर रहे हैं यहाँ। अब जो भी विकास के नाम से जो आ रहा है यहाँ, अब वो अच्छा नहीं सुनिए, नहीं मनीष जी, एक मिनट, मैंने जो सवाल किया था साथ में, आपने अपने सवाल को तो 3 बार बोल लिया, इसका जवाब ये देंगे, इसका जवाब देंगे, बिल्कुल यही देंगे, लेकिन आप कुछ सवाल ही करेंगे या कुछ सुझाव भी देंगे? मैंने आपसे ये जानना चाहा कि भाई आपके पास वैकल्पिक क्या है? आपको बता रहा हूं, सुझाव तो जब लास्ट में आएगा, लास्ट में आप जी सुझाव ले लीजिएगा। जी। अब तो सवाल ही सवाल है जी। आप लास्ट में आप करते हैं ना, आप संक्षिप्त में। नहीं, ये संक्षिप्त नहीं, विस्तार चाहिए भाई। नहीं, ठीक है भविष्य ना। कैसे बनेगा? अब पॉलिसी बनाने का वो सरकारों का जिम्मेदारी है जो सत्ता में है और हम सुझाव दे सकते हैं, सुझाव मानना नहीं मानना उनका काम है जी। और वो लास्ट में बताएंगे, पर अब तो सवाल ही सवाल है ना जी, उन सवालों का जवाब दे दे जी। अब प्रश्न ये है, बहुत सारे पहले भी हमारे कुछ मित्रों ने तेंदुपत्ता और दूसरे सवाल उठाए, पेट्रोल डीजल की कमी का सवाल उठाया, बहुत सारे सवाल है। ये है आज लोगों को लगता है कि अगर तेलंगाना में डीजल पर्याप्त रूप से मिल रहा है लोगों को,
तो हमारे स्टेट में क्यों नहीं मिल रहा है? जी ये सवाल है। अगर युद्ध के कारण से हॉर्मुज बंद है, उसके कारण से ये संकट है, तो उसके लिए भी बहुत सारा जिम्मेदारी इस सरकार की जी। है, सरकार के प्रधानमंत्री की है। जो आप सीधे सीधे आप कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के साथ शिफ्ट हो रहे हो। अमेरिका आपको बार बार इंसल्ट कर रहा है, उस पर आप डिबेट तो नहीं कर सकते हो, जी। बता ही नहीं सकते हो। सवाल यह है कि आज हॉर्मुज के उस संकट के कारण से पेट्रोल डीजल का जो संकट आया है, आज उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी और सरकार जिम्मेदार है। जी। इसे कौन छिपाए? उस पर डिस्कशन करने के लिए हम लोग नहीं खड़े हैं, यहां नहीं आए हैं। जी। सवाल यह है कि उस एक घटना ने आज हमको पेट्रोल डीजल के लाइन पे लगा दिया। जी आज सच्चाई है कि मेरा ट्रैक्टर आज जुताई करने के लिए डीजल भरने जाना था, उनको डीजल ही नहीं मिला। सुबह से पेट्रोल पंप पे खड़ी है गाड़ी, ये सच्चाई है। जी तो आज की हालत में अगर डीजल पेट्रोल की अगर व्यवस्था ये सरकार नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि नहीं? तो हम किससे सवाल करेंगे? आप सुझाव हम देंगे बाद में, जी। ये सारे सवालों का जवाब तो दे देना। जी और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि एक माइंस बरडला की, उससे जो आमदनी हो रहा है उसका बंटवारा सही तरीके से हो रहा है या नहीं? यहाँ के लोगों को उसका फायदा मिल रहा है कि कितना मिल रहा है? हम एक एक चीज बता दे तो परेशान हो जाएंगे सर। अच्छा मनीष जी, ये बताओ, आपके पास इतने सारे सवाल रहते हैं और आप बता दो ये सारे सवाल जनता के लिए रहते हैं, जनता से जुड़े हुए होते हैं। देखिए मैं आपको और एक बात बता रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसको ताली बजाने के लिए कोई नहीं आया मेरे साथ, है ना? मैं अकेला हूं। जी। और मुझे लगता है कि मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। ये पता नहीं, ये लोग भी बजा नहीं सकेंगे, क्योंकि मैं वो हो सकता है कहीं कांग्रेस का मुद्दा है तो कांग्रेस के लोग भी खटगरे में आ जी। जाए। तो सवाल ये है, मैं ताली बजाने वाला काम नहीं करवाना चाहता। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अच्छा, लेकिन आप ये बताओ, आप ये दावा कर दो कि आपके सवाल जनता के लिए हैं, आपके मुद्दे जनता के लिए हैं, आपकी लड़ाई जनता के लिए है, पर आप हर बार चुनाव में जाते हो और हार जाते हो। जनता के लिए लड़ते हो पर जनता का साथ क्यों नहीं मिलता आपको? दो तीन चीज है। एक बार, अब पंडित नेहरू का तो ये लोग घनघोर विरोधी हैं। जी। आप समझ रहे हैं ना? जी। पंडित नेहरू का नाम आ जाने से ये लोगों को उल्टी होना शुरू हो जाता है। पंडित नेहरू ने एक बार कहा था कि चुनाव जीतने से वो कोई बहुत अच्छा हो जाता है, अच्छा आदमी हो जाता है, अच्छा पार्टी हो जाता है, ऐसा नहीं है। चुनाव हारने वाला गलत है और चुनाव जीतने वाला बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। यही सच्चाई है और ये बात नेहरू बोल के गए। इतने साल आपने लगा दिए कम्युनिस्ट पार्टी में, और मुझे वो उदाहरण देना पड़ा तो नेहरू ही याद आया आपको, तो फिर कांग्रेस में ही रह जाते। नहीं, देखिए, वो किसी की अच्छाई को, किसी के कोई अगर नहीं, मेरा इसमें ऐतराज थोड़ी कि उन्होंने गलत बात कही। कोई महान व्यक्ति चाहे कोई भी हो, जी। अगर उनके शब्द बहुत अच्छे हैं जी, तो कोट करने में क्या दिक्कत है? वो तो ठीक है, पर मेरा सवाल फिर भी अनुत्तरित है। क्या? मैंने जानना ये चाहा कि जनता के लिए मनीष कुंजाम इतने समय से लड़ रहे हैं और हर बार चुनाव में भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चुनावी राजनीति से तौबा कर लिए हैं, चुनाव लड़ते भी हैं, यानी जीतने की इच्छा भी रखते हैं, पर जीत नहीं पाते। कहां चूक जाते हैं? पहला चीज तो ये कि हम प्रजातांत्रिक समाज में जी रहे हैं, हम इस संविधान को मानते हैं, हम नक्सलवाद में यकीन नहीं करते, इसलिए चुनाव लड़ते हैं। एक बात और सुन लीजिए जी। और दूसरा ये है कि उदारवाद के बाद, आप समझ रहे हो ना? जी जी। 90 के दशक के बाद जब उदारीकरण आया, प्राइवेट कंपनियां जब घुसने लगी सब इलाकों में, जी, तो लोगों के पास जो राजनीतिक दल है उनके पास अनाप शनाप पैसे आए। तो चुनाव में जिस तरीके का पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, जी, आप समझ रहे हैं ना? ये जी जी। आपको मेरे को समझाना पड़ेगा क्या? जो चुनाव में आप बताइए कि हमारे यहाँ कितना, एक विधानसभा में 32 लाख खर्च करना होता है जी, 32 लाख। जी, ठीक है जी। कौन से राजनीतिक दल 32 लाख खर्च कर रहे हैं बताइए? जी। और करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। जी। जो आदमी पब्लिक के लड़ेगा, जी, पब्लिक के लिए, जो कंपनियों के खिलाफ लड़ेगा, जी, कौन चंदा देगा? हिमांशु भैया बताइए। जी। देगा? जी। मनीष कुंजाम को? जी। यही बड़ा सवाल है। हमने आपसे ये थोड़ी पूछा कि आपको चंदा कितना मिला, हमने तो ये पूछा कि आपको वोट कितना मिला। भाई चंदा आपको कितना मिला ये हमारा सवाल थोड़ी था।
वोट आपको जीतने लायक क्यों नहीं मिला, ये सवाल था। वही तो सवाल मैं कह रहा हूं ना। आज के तारीख में जनता और चुनाव में जो लोग जा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, हम कुछ लाख रुपए खर्च करने से क्या होने वाला है? तो मतलब ये तो सवाल है। तो मतलब आपको अपने चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं? नहीं, वो एक अलग सवाल है। मैं कह रहा हूं ना आपको कि हम संविधान पर यकीन करते हैं और प्रजातांत्रिक मूल्यों पर यकीन करते हैं। हम चुनाव लड़ते जी। हैं, हार जीत ठीक है, हम अपनी बात कह रहे हैं चुनाव में, कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, कहते रहते हैं जी। इसमें क्या बात है? तो अब बस्तरिया ये बताइए कि चुनाव लड़ करके हारने में बुराई हो सकता है, जी खराबी हो सकता है जी लोगों के नजर में जी। लेकिन हम चुनाव लड़ते हैं, लोगों के अंदर क्या भावनाएं पैदा हो रही वो लोग जाने। लेकिन मतलब- सच है कि हम तो किसी मतदाता को वोट दो, हम एक पैसा खर्च नहीं मतलब करते। आप जो चुनाव नहीं, लड़ते, नहीं, सुनिए नहीं, सुनिए, अरे आप- सच्चाई है, सच्चाई आप सुनिए लीजिए ना। अरे पूरी सुन रहा हूँ, नहीं, इसीलिए नहीं, तो मैंने मैं समझने आपको बता रहा कहा हूं कि आपने बताया। आज की तारीख में भाजपा जिस तरीके से जीत रही है, जी वो एसआईआर तो है, उसके अलावा भी अरबों रुपये खर्च कर रही है। सबसे बड़ी पार्टी है पैसे वालों की, जी और ज्यादा खर्च कर रही है, चुनाव जीत रही है। और एसआईआर का और चुनाव आयोग का वो सब तो लफड़े हैं ही। पर सुकमा में तो जीत रहे हैं। पर सुकमा में तो हम- 81 लखमा जीत रहे हैं। हैं? सुकमा में तो 81 लखमा जीत रहे हैं। अब उनके पास पैसा था, जीत रहे थे। अभी तो आप बता रहे थे भाजपा के पास है। अब अभी की तारीख में भाजपा के पास है ना भाई। अरे भाई, अरे देखिए हाँ। 81 लखमा के पास पैसे थे और सब लोग जानते हैं। भाजपा से ज्यादा है, हैं? भाजपा से ज्यादा है। अब व्यक्तिगत रूप से तो बोलोगे तो अलग बात है, हम तो पार्टी की बात कर रहे हैं ना। अरे तो वही तो आपसे पूछे हाँ। कि भाई आपने बताया कि भाजपा इसलिए जीतती है कि अरबों रुपया खर्च कर रही है। हाँ। हमने कहा आप जहां से चुनाव लड़ते हैं वो सुकमा है, सुकमा में तो 81 लखमा जीतते हैं। नहीं, आप देखिए, आप 2.5 साल पहले उसके बाद का सवाल मत करिए। सच्चाई ये है कि भाजपा के पास सबसे ज्यादा पैसा है या नहीं, ये बताइए। और जो राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दे दिया जाता है कि आप इतना इतना पहुंचाइए असम में, बंगाल में, वो एक अलग लफड़े है। और दूसरा ये है कि जहां तक अकेले 21 लखमा थोड़ी जीत रहा है, कांग्रेस में तो बहुत सारे लोग जीतते हैं। और अभी अभी राहुल गांधी ने एक बात कहा था कि आप वहां पर चुनाव नहीं लड़ते ना। सुनिए, मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं। हाँ। राहुल गांधी ने एक बात कहा था कि हमारी पार्टी में पैसे नहीं है, लेकिन हमारे पार्टी में रहने वाले लोग पैसे वाले हैं। जी बस यही बात है, साफ साफ है। तो जी। पैसे वाले हैं ये। अभी मैं तो राहुल गांधी की बात का कोट कर रहा हूं। तो बात यह है कि जब यहां चुनाव लड़ते हैं तो अब लखमा जी का पेट था और थोड़ा क्या काफी पैसे थे, उन्होंने पैसों का इस्तेमाल करके चुनाव जीत लिए। बस बात खत्म है। आपको कांग्रेसी नेता इतने याद क्यों आ रहे हैं? ये आपको कांग्रेसी नेता ही याद क्यों आ रहे हैं? पहले आपने उदाहरण दिया तो नेहरू जी का दिया, अब आप बोले तो राहुल गांधी बोले। मंशा क्या है? नहीं, मंशा कुछ नहीं है। जो बात मैं कांग्रेसी यहां है, कांग्रेसियों के सामने बात कर रहा हूं। अब नेहरू को तो सब लोगों को कोट करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आजादी के लड़ाई में वो 9 वर्षों से जेल में रहे, उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। आप कुछ भी बोल ले, आप कुछ भी बोले। उसके चलिए मैं आखिरी दौर पर आता हूं। मुझे मनीष कुंजाम जी से बस्तर का रोड मैप जानना है। बस्तर राज मोर्चा उन्होंने बताया, लेकिन उससे पहले महेश कश्यप जी से समझना चाहता हूं कि आने वाले 2.5 साल के लिए, यूं तो आप पूरे बस्तर संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, पर सुकमा को लेकर क्या सोचा है महेश जी? क्या करना चाहते हैं सुकमा में? क्या अपेक्षा है आपकी केदार जी से? क्या अपेक्षा है आपकी विष्णुदेव साय सरकार से? कुछ है कि नहीं? हिमांशु जी, सुकमा ही नहीं, संपूर्ण छत्तीसगढ़, संपूर्ण बस्तर संभाग के विकास के लिए हमारे पास रोड मैप है। जैसे ही नक्सलवाद खात्मा हुआ और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री बस्तर प्रवास में थे, आपके सभी देश के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी के मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उन्होंने जैसे नक्सलवाद खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 का डेडलाइन था और बस्तर के विकास के लिए 2031 तक देश के सबसे अग्रणी जनजाति संभाग को विकसित करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। और सिर्फ ऐलान नहीं किया, जहां हमारे क्या बोलना चाहिए, अभी यहां अंदरूनी जितने भी गांव में, जैसे पुल बगड़ी जैसे में जगह में पुलिये बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, वहां हमारे कौन सा एक बेली ब्रिज हमारी सरकार बना रही है, भूल रहा हूं नाम, पेदाबोड़ का। तो इस प्रकार से हमारा रोड मैप है और नियत नीलानार योजना के माध्यम से ऑलरेडी आधा काम कर चुके हैं। अभी
मैं अभी बता रहा था, जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ग्राम उत्कर्ष अभियान, विशेष करके ये जनजाति बहुल क्षेत्र के, उसके लिए अलग से फंड है, 25 योजना उसका काम चल रहा है। इस प्रकार से सरकार के बहुत सारे योजनाओं के माध्यम से बस्तर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, सुकमा के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। और एक चीज आपको ये भी बता दूं, हम रेलवे कनेक्टिविटी के दृष्टि से किरंदुल से कोत्तागुड़ा में जोड़ने के लिए 148 किलोमीटर का उसका भी डीपीआर सर्वे हो चुका है। एक रेल लाइन हमारा कोरापुट से मलकानगिरी होकर भद्राचलम को जोड़ने वाला है। उसके लिए मैंने स्पेशल पत्र भी लिखा है, क्योंकि उस मीटिंग में मैं भी जाता हूं, जोनल स्तर का बैठक है, उसको इधर से थोड़ा सटा करके सुकमा जिला को टच किया जाए, या एक सुकमा के नाम से एक स्टेशन बने और इधर जोड़ा जाए, ताकि हमारी देश के साथ कनेक्टिविटी बढ़े। उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले मैं सुकमा प्रवास में था, मैं डीआरएम सर से बात किया, तो सर उसके हिसाब से भी सर्वे हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारी सरकार लगातार सुकमा जिले के विकास के लिए या छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बस के लिए काम कर रही है। जगदलपुर से कोंटा तक 4 लाइन का स्वीकृति हो गया है, क्योंकि हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है, हमारे जो जंगल एरिया है, जैसे वहां नेशनल पार्क का एरिया आता है, तो उसके कारण लैंड एक्विजिशन का मामला फंसा हुआ है। लेकिन आने वाला समय में सुकमा जिला के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार का रोड मैप बना हुआ है, और हमने आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जितना भी फंड लगे, जितना भी पैसा लगे, हम देने को तैयार हैं। और इसके साथ साथ जैसे प्रकृति ने हमको डीएमएफ सीएसआर के रूप में, जो मैं अभी पहले ही बताया, हमको शुरू से मिला है, लेकिन इसका दुरुपयोग मिसयूज हुआ, लेकिन अब उसका सदुपयोग हो रहा है। आपको बता दूं, हमारे ये 2 साल का कार्यकाल में मैंने ये किया, जैसे हमारे आज भी आंगनबाड़ी नहीं है, स्कूल नहीं है। भाई हमारे भविष्य अगर शिक्षित नहीं होंगे, अच्छा साक्षरित नहीं होंगे, संस्कारित नहीं होंगे, तो उनका भविष्य, क्योंकि युवा जो होता है 5 से 25 साल के बीच में, उसी युवा को अगर अच्छा शिक्षा संस्कार अच्छा वो कर दोगे, तो वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगवान बिरसा मुंडा बन जाता है। वही अगर रास्ता भटक जाता है, तो इड़मा जैसा आतंकवादी से लेकर अफजल गुरु बन जाता है। क्योंकि शिक्षा महत्वपूर्ण है, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य जरूरी है। जगरगुंडा जैसे क्षेत्र में एजुकेशन अब बनने जा रहा है, अंबुजमाड़ जैसे क्षेत्र में हमारे एजुकेशन अब बनने जा रहा है। तो इस प्रकार से लगातार हमारी सरकार लोगों को विकास के लिए काम करे। आपने और एक चीज, अभी 2.5 साल पहले हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, और हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को, बहुत लोगों को, खासकर कांग्रेसी विपक्षी के लोगों को मालूम ही नहीं था कि बीजेपी की सरकार बनेगी। कोई हमारा चेहरा भी नहीं था। लेकिन मोदी जी ने जो गारंटी दिया था, हमारी सरकार आप बना के दीजिए, आप गारंटी के साथ आपको हम आपका काम करेंगे। और आपको आश्चर्य, सबको मालूम है, 2-2.5 साल के अंदर 8 से 10 गारंटी को हमने पूरा किया। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, 3100 धान खरीदी हो, 21 कुंटल प्रति एकड़ की बात हो, महतारी बंधन की बात हो, इस प्रकार से 70 लाख माताओं को मिल रहा है। 8 से 10 गारंटी को पूरा किया है। सिर्फ गारंटी हमने पूरा नहीं किया, इसके अलावा सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ आज भी मिल रहा है कई इसी जिले में। और आपको बता दूं, प्रधानमंत्री सड़क श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना उनके कार्यकाल में लॉन्च किया था, और हमारे 15 साल के कार्य में हम भी किया। पिछले साल में कितना हुआ, अभी फेज 4 में इसी मेरे लोकसभा क्षेत्र में 187 पीएमजेएस रोड फेज 4 का रोड स्वीकृत हुआ है बेच 1 में। बेच 2 में फिर से स्वीकृति होने जा रहा है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जितने भी गांव सर्वे में वंचित रहा है, सर्वे नहीं हो पाया जैसे नक्सली समस्याओं के कारण, उस गांव को सर्वे के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से या अन्य मद से, अन्य योजनाओं से रोड जोड़ेंगे। देखिए, पहला हमारा प्रयास है, जैसे हमको बोर खोदाना है, स्कूल बिल्डिंग बनाना है, रोड नहीं होगा, पुलिया नहीं होगा, तो हम बोर भी नहीं खनन कर पाएंगे, ना स्कूल नहीं बना पाएंगे। पहले तो रोड बनाने नहीं देते थे, पुल बनाने नहीं देते थे, सड़क बनाने नहीं देते थे। तो इस प्रकार से कुछ लोग इसका, जैसे आज जिन लोगों को तकलीफ है कि मत शिक्षा नहीं मिला, स्वास्थ्य नहीं मिला, जिम्मेदार कौन है? मैं एक उदाहरण बता दूं, मेरा प्रत्येक जीवन देखा हुआ उदाहरण। आपका तोंगपाल के पास एक लिटीरास गांव है, वहां के महज 2 किलोमीटर दूर है। वहां एक सदाराम करके कार्यकर्ता था, मेरे साथ आधा समय घुमा। वहां पुल बन रहा था, पुल बनने से नक्सली लोग फरमान जारी किए, लेकिन उनका तकलीफ जो था उसके हिसाब से वो जिम्मेदारी लेके काम किया। जिस दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जाऊंगा में उनका सभा हुआ, जिसमें आयुष्मान कार्ड का लॉन्च हुआ, उसी दिन उनका हत्या कर दिया। तो और हत्या करने वाले कौन लोग हैं?
तो इस प्रकार से आज जो लोग विकास का रोना रो रहे हैं, जो लोग विकास की बात करते हैं, तो यही लोग उनका वादक भी थे। यही लोगों की बात है। लेकिन मैं अब आखिरी बातचीत पर हूं। मनीष कुंजाम जी, दो बातें आपसे जाननी है। अभी भी ये साबित करने के लिए कि आपकी आस्था संविधान में है, आप नक्सलियों के साथ नहीं है, इसलिए चुनाव लड़ेंगे, या चुनावी राजनीति से मन भर गया, एक तो ये जानना है। दूसरा, बस्तरिया राज मोर्चा केवल प्रदर्शन, धरना, आंदोलन करेगा या वैकल्पिक मॉडल भी प्रस्तुत करेगा? हम ये नहीं चाहते, ये तो ठीक है, पर हम क्या चाहते हैं ये भी तो बताएगा। दरअसल एक बात और आपको ये सब बताने के पहले बताना चाह रहा हूं, यहाँ हमारे प्रभारी मंत्री और हमारे प्रदेश के बहुत ताकतवर मंत्री केदार जी भी हैं, महेश जी भी हैं। मैं कहते कहते एक चीज भूल गया था। पिछले साल एनएमडीसी में हम लोगों ने एक हड़ताल कराया। L1 L2 जो होता है वहां पद, उसके करीब 750 पद निकले हुए थे, और भी पद थे, बाकी में भर्तियां हुई। और 4 दिन के हमारे स्ट्राइक से वो जो 750 पद है उनको एक तरह से लंबित रखा गया। और एनएमडीसी ने उस हड़ताल की वजह से लिख के दिया कि हम लोकल भर्ती करेंगे। अब एनएमडीसी तो पब्लिक सेक्टर का पूरे केंद्र का वो मैंने निगम है, तो उन लोगों ने लिख के दिया, और अभी तक वो मामला लटका हुआ है, साल भर हो गया जी। तो उस पर ये लोग बताएं, कुछ करें। अगर यहां के लोगों की भर्ती होगी तो 750 परिवार का विकास होगा। विकास की बात करेंगे तो भला होगा। और जहां तक आपने एक बात कहा, विकास, ठीक है, जो पार्टी सत्ता में होती है उसका श्रेय लेने की कोशिश करती है, लेकिन इस तथ्य से भी जनता को समझ लेना चाहिए कि आज रोड और सड़कें बन रही हैं, तो ये पैसे कहां से आ रहे हैं जी? हम कर्जे ले रहे हैं ना। वो शायद जो कर्जे हैं वो हमारे देश के हर नागरिक के ऊपर है। जब मनमोहन सिंह चले गए थे तब 53 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था हमारे ऊपर, देश के ऊपर। अब जब 12 साल में मोदी जी के राज में हमारा विदेशी कर्जा बढ़ करके करीब 250 लाख करोड़ हो गया, ये पैसे कहां जा रहे हैं? यही तो रोड बन रहा है, यही तो पुलिया बन रहे हैं, यही तो दूसरे विकास के काम में आ रहे हैं। और उसके लिए फिर दुनिया का श्रेय लेने का क्या मतलब है? उस सब का कर्जा आपके ऊपर, सबके ऊपर चढ़ा हुआ है, और ये श्रेय लेते घूमे। ये सच्चाई जिस दिन जनता को पता लगेगा कि नहीं, ये जो कर्जा है वो हमको सबको पटाना है, तब आपको हकीकत समझ में आ जाएगा। इसलिए ये जो भ्रमजाल फैलाया जाता है ना, सब लोगों के, जनता को सही चीज पता नहीं लगता है, इसलिए ये सब चीजें हो रही है। तो ये हकीकत ये है। ये बताइए, ये आज बस्तर को अगर सड़क, बिजली और सब अगर मिल रहा है तो कोई मेहरबानी नहीं दे रहे, मेहरबानी नहीं कर रही है सरकारें। जी। उनका हक है। यहां से जितना जाता है संसाधन, उसमें से बहुत कम यहाँ खर्चा होता है विकास के लिए। उसका हिसाब दे देना। मैं अभी एक खदान की, एक एनएमडीसी निगम की बात कहा जी, बाकी बताए। तो आपका क्या मानना है, ये सड़कें, बिजली सब बनना बंद हो जाना चाहिए क्योंकि कर्जा बढ़ रहा है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ऐसा क्यों कहूंगा? तो मैं कह रहा हूं ना, अगर मान, ठीक है, आप ये बोल दीजिए, आप, मैं ऐसा नहीं, मेरा कहना नहीं है, लेकिन मेरा कहना यह है कि आजादी के बाद से अभी तक विदेशी कर्जा इतना नहीं था जी, और इस सरकार ने इतना विदेशी कर्जा ले लिया जी। क्यों लिया भाई जी? आप बताइए, 200 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा ले लिया जी। तो मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमारे देश के इकोनॉमिक जो मूल ढांचा है उसकी तो ऐसी तैसी कर दिया गया, इसलिए विदेशी पैसों पर निर्भर रहना पड़ा। और वो कर्जा हम पर, सब पर है। तो यही तो कहना है हमारा। ये तो आपने कह दिया बस। वो देखिए, अब इस पर, अर्थशास्त्र पर
इकोनॉमी पर हम चर्चा करने लगे तो बहुत लंबा हो नहीं, जाएगा। लंबा नहीं होना है, मैं उसका इतना मैं और बता उसका दीजिए। एक्सपर्ट भी नहीं हूं। बस्तर का पर कोई वैकल्पिक मॉडल है या केवल जो भी हो रहा है उसका विरोध है? नहीं, विरोध नहीं। हमने आप ऐसा बताना चाहते हैं? एक चीज और मैं अरे आपको- कब से पूछ नहीं, रहा नहीं, हूं, नहीं, नहीं, ये मैं- मनीष कुंजाम जी के पास में बस्तर के भविष्य के लिए, सुकमा के भविष्य के लिए कोई योजना है, कोई कार्यक्रम बिल्कुल, है? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, सुन लीजिए। जब ये सलवाजुड़ुम चरम पर था, एक बार हम रमन सिंह से मिलने गए, चूंकि साथ में एमएलए थे। तो वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कि यार मनीष, ये नक्सलवाद को क्या किया जाए, कैसा करना है? तो मैं बोला आप लोग बहुत लड़ रहे हो नक्सलियों के साथ, वो ठीक है, लेकिन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है गांव से कि जो लोग भी नक्सली बन रहे हैं वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा 5वीं पढ़े हैं या अनपढ़ है। और मैंने उनसे कहा कि इनकी पढ़ने की व्यवस्था कराई जाए। आप समझ रहे ना, अब नक्सलवाद पर बहुत बातें हुई, सच्चाई मैं बता रहा हूं कि जब मैंने कहा कि नहीं, ये जो लड़के लोग जो गांव में पढ़ाई छोड़ कर रह रहे हैं उनकी कोई व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो वो नक्सलियों के साथ जुड़ेंगे। उसके बाद कोटा कैबिन का मॉडल आया। केदार जी यहां हैं, उनको पूछ लीजिएगा, ये ऐसा ही नहीं आया, ये दरअसल हमारे सुझाव पर आया। तो आप बताओगे कि अब कोई सरकारें हमसे पूछेगी नहीं तो हम क्यों सुझाव देंगे क्या मॉडल होना चाहिए? आप पूछ रहे हैं तो मैं एक उदाहरण बताया। मेरा ये कहना है कि देखिए, ये एनएमडीसी जो लो एक्ट लेके जा रही है वो बहुत पर्याप्त है और उस पैसों का सही हक बस्तर को मिलना चाहिए। उससे आप डेवलप कराइए ना। कौन उससे डेवलप करने जाए तो और मनीष आप जबरन विकास के नाम से बोधघाट की बात करोगे। रेलवे लाइन हमारे बस्तर के लोग कहां से मांग रहे थे? हमारे लोग बस जगदलपुर के लोग कई बार हड़ताल किए कि नहीं, हमको रेलवे लाइन उधर दिल्ली वल्ली से चाहिए। अब नारायणपुर रावघाट तक आ रही है रेल लाइन, तो हमको यहां तक जगदलपुर तक ले आइए। अब उधर से नहीं, अब भीतर पीछे से चाहिए। ये क्यों चाहिए भाई? इधर से तो मांगे नहीं बस्तर के लोग, तो इसका जवाब कौन देगा? अब बोले कोत्तागुड़ा से अब इधर चाहिए। कोत्तागुड़ा कौन जाएगा भाई? क्यों आ रहा है भाई? कोत्तागुड़म से क्यों आ रहा है? इसका जवाब है क्या? महेश जी, कोई इच्छा है जवाब देने की? बार बार मनीष जी कह रहे, कौन जवाब देगा? महेश जी दे दे। शायद मनीष जी को बस्तर के बारे में, रेलवे के बारे में नहीं मालूम। रावघाट से जगदलपुर का रेल लाइन स्वीकृति हो गया, टेंडर भी हो गया, जगदलपुर से बानपुरी तक। धमतरी से जगदलपुर तक रेल लाइन का कनेक्टिविटी, उसका भी टेंडर हो, उसका भी डीपीआर सर्वे का 4 रेल लाइन स्वीकृत हो गया है। और बैलाडीला बचेली किरंदुल रेल मार्ग कर महाराज गढ़चिरौली को जोड़ने के लिए इन लोगों को हर जगह यही दिखता है, कोई भी विकास कार्य होगा माहिर ले जाएगा, जल जंगल जमीन कट के ले जाएगा। और रही बात, मतलब इसके आड़ में अपने राजनीति करना। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सलवा जुडुम के बाद बीजेपी सरकार आने के बाद नक्सलवाद का विकराल रूप लिया। ये बात सही है, लेकिन नक्सलवाद का उदय कांग्रेस के जमाने में हुआ और कांग्रेस के लोग कहीं ना कहीं मौन समर्थन उनके रहे। और आपको ये बता दूं, आप मनीष कुंजाम जी स्वयं यहाँ के विधायक रहे भाई, वो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र तो कैसे जाते थे? कवासी लखमा जी कैसे पहुंचते थे? हमारा बीजेपी कार्यकर्ता क्यों नहीं पहुंचते थे? उनको टारगेट किलिंग करके हत्या कर दिया जाता था। और बीजेपी की सरकार में क्यों कराया गया? क्योंकि बीजेपी का बदनाम भी करना है, उनका राजनीति भी चलने नहीं देना है, ये उनका राजनीति चलता था। लेकिन ये मैं बड़ा संतुष्टि के साथ मैं कहना चाहता हूं, अब मुझे लगता है इन लोग का ऐसा राजनीति खत्म हो गया है। अभी हमारे कवासी हरीश कवासी जी बोल रहे थे कि हमारी सरकार हमको विधायक बनाया। उनको ये भी बताना चाहिए था, लोकसभा चुनाव मैं जो कि इसी यही के कवासी लखमा जी लोकसभा के प्रत्याशी थे, 4000 वोट से यहाँ के देवतुल्य जनता मेरे को जिताया है। आप देख के देखिए, पहली बार लीड हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ के जनता का रुझान किसके ओर है स्पष्ट है, और जनता क्या चाहती ये मालूम है, और कौन विकास कर रहा है। और हमारी सरकार लगातार बस्तर के विकास में काम करने के लिए पूरा रोड मैप के साथ प्लान की और जनमानस के अपेक्षा के अनुरूप काम कर रही है। ऐसा नहीं कि हम लोग जबरदस्ती थोपेंगे, जबरदस्ती हम ये कर देंगे। और क्या है, जैसे आज हम लोग ये नहीं कि रोड हम बना देंगे जबरदस्ती, लोगों का डिमांड है। एक समय
वहां के लोग बोलते थे पुलिया नहीं चाहिए। अभी अभी कोई आपका मीडिया का साथी कह रहा था, मीडिया का साथी नहीं, कल परसों की बात है, बीजापुर का विधायक एक कार्यक्रम में गया था और एक जो भाषण दे रहा था, तो भाषण दे रहा था तो एक महिला बोल रही थी, तुम ही लोग तो बंद कराते थे, अब भाषण दे रहे हो रोड मांगने के लिए। तो बोल के महिला बोल रही थी, तो जाके पूछा उसके यार तुम, अरे यार वो महिला बोल रही थी तुम ही लोग बंद कराते थे। हाँ उस समय अलग परिस्थिति था ना, बोल के उसी को बयाबर। ये कौन बोल रहा है? वहां का विधायक। तो कुल मिला के जो लोग विरोध करते थे, बंद कराते थे, वही लोग आज मंच में भाषण कर रहे हैं, हमको रोड चाहिए, सड़क चाहिए, हमको रोड चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर दो मॉडल के संदर्भ में मनीष कुंजाम जी अपनी एक विचार के साथ में रहते हैं। उनका मानना यह है कि पहले से यहाँ पर जो माइनिंग गतिविधि चल रही है उससे जो राजस्व आ रहा है वो राजस्व अपने आप में इतना पर्याप्त है कि उससे बस्तर की दिशा और दशा बदली जा सकती है। दूसरी तरफ महेश जी हैं जिनका मानना है कि विकास के संदर्भ में किनका विकास चाहिए, जल जंगल जमीन का उपयोग किन के लिए होना चाहिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए होना चाहिए और उसके लिए तो काम निरंतर चलना ही चाहिए। कुल मिला के अपना अपना नजरिया है, पर काम तो उसी नजरिए के साथ होगा जिसके साथ जनता का समर्थन होगा। मनीष कुंजाम जी अगर अपने साथ जन समर्थन जुटा लेंगे तो उनके विचार के अनुसार सरकार आकार ले लेगी और वैसा काम करेगी। अगर महेश जी या कवासी जी के अनुसार विचार जनता का समर्थन हासिल करेगी तो उस अनुसार काम होगा। कुल मिला के जिनकी लोकतंत्र में आस्था है उनको यह मानना पड़ेगा कि जिसके साथ लोक होगा तंत्र उसके अनुसार काम करेगा। देखें आने वाले समय में सुकमा लोकतंत्र के अनुसार कहां राह चुनता है। हमारी शुभकामनाएं मनीष जी को भी, हमारी शुभकामनाएं महेश जी को भी, हमारी शुभकामनाएं हरीश जी को भी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चाहूंगा जोरदार तालियां हमारे दोनों पैनलिस्ट के लिए।